तो आज का हमारा जो टारगेट है उसमें हमारा स्टार्ट होता है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखक परीक्षक। तो यहाँ से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो वो कौन है? भारत सरकार के। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो वो होगा महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, तो सही होता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, सही। संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो गलत। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह मतलब योग्यता होगा। हाँ, तो सही बात है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगा, तो नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी पे विचार करना है। तो इसमें हो जाएगा लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही है। लोकसभा की किसी भी समिति में का सदस्य हो सकता है, तो सही है। लोकसभा में बोल सकता है, सही है। तो बस मतदान नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को। पार्लियामेंट संसद के किसी सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो है उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा उसे संसद में मत देने का अधिकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत का सॉलिसिटर न्यायिक सलाहकार हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल देते हैं। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो वो है महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी सलाहों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो वो है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। भारत के राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पे की जाती है, तो नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है? तो आर्टिकल 148 के द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ में लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, और देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। बी ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा के द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो। नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो संविधान की संचित निधि में संदेह है। तो ये कथन सत्य होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे भंडारों एवं स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो ये भी सही है। लोक निधि के फलोत्पाद और आसियत प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सीएजी संसद की ओर से राज्य कोष पर नियंत्रण रखता है और भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। सीएजी के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉरी, ये भी सही है, ये सही है, गलत है। सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो ये सही हो जाएगा, फिर चौथा गलत हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संसद की होती है। निम्नलिखित में से कौन संसद की ओर लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो वो रहता है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 149। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है आर्टिकल कितना? आर्टिकल 148 के 1 के द्वारा। और भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेंगे। उसके पद में केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो देखिए उसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है। तो भारत का क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत का नियंत्रक महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो लोक लेखा समिति का किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था। तो 1976 ईस्वी में।
1971 का संशोधन महालेखक नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त देता है। यह संशोधन किया गया है 1976 में। राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है तो कौन करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत के सीएजी कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? लोक वित्त संरक्षकों के रूप में। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा हो जाएगा। भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक लोकलेखा समिति हो जाएगा। और भारत का अधिवक्ता का क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। भारत का महान्यायवादी जो है वो लोकसभा की बैठक हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक कार्य, बैंकों के कार्य निष्पादन। अगला हमारा चैप्टर है वरीयता अनुक्रम। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव आ जाएंगे। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो अपने राज्य में राज्यपाल। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, वरीयता अनुक्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान में 26 जुलाई 1979 को जारी किया गया था। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान अंक 9 को रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पे, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर 17वें स्थान पे रखा गया है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो वो है मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट डे का टारगेट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।